Hello everyone, and thank you for your love and affection to my first video of Let's Study Together. आज मैं अपना सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल काइंड ऑफ पीजी एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज़ नर्व इंजरी। जो फर्स्ट नर्व इंजरी हम डिस्कस करेंगे वो रेडियल नर्व इंजरीज। रेडियल नर्व का रूट वैल्यू भी नीट पीजी और एफएमजी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो रूट वैल्यू है इसकी C5, C6, C7, C8 और T1। फोर काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजरीज इसमें पूछते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंजरीज के अंदर क्रच यूज़ की हिस्ट्री रहेगी, तो उसमें सिम्टम्स मिलेंगे फ्लेक्स्ड एल्बो, रिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप और सेंसरी लॉस। सेकेंड टाइप की इंजरी के अंदर हमें हिस्ट्री मिलेगी किसी पार्टी की या चेयर पे रात को बैठे रह जाने की हिस्ट्री मिलेगी। तो इस पालसी को बोलते हैं सैटरडे नाइट पालसी, और इसके अंदर सिम्टम्स मिलेंगे वीकनेस इन एल्बो एक्सटेंशन, रिस्ट ड्रॉप मिलेगा, फिंगर ड्रॉप मिलेगा और सेंसरी लॉस भी मिलेगा। अब जो थर्ड जो इंजरी है लेटरल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि लेटरल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर हो गया है उस टाइम इंजरी में क्या होगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो रिस्ट ड्रॉप नहीं मिलेगा। और वो क्यों नहीं मिलेगा, वजह रहेगी उसकी ECRL स्पेयर्ड रहता है, एक्सटेंसर कार्पेलिस रेडियलिस लोंगस ये स्पेयर्ड रहता है, बट फिंगर ड्रॉप मिलेगा, सेंसरी लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटेंसर डिजिटोरम अभी भी इसमें इन्वॉल्व है। और जो फोर्थ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रेडियल हेड फ्रैक्चर हो गया या सर्जिकल एक्सीजन ऑफ रेडियल हेड करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फिंगर ड्रॉप होगा, यहाँ हमारा रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा और कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा। नो सेंसरी लॉस ऑन डोर्सम ऑफ हैंड बिकॉज सुपरफिशियल ब्रांच इज स्पेयर्ड। सेकेंड टॉपिक है हमारा फिजियो से। फिजियो में चार टाइप के वॉल्यूम्स और चार टाइप की कैपेसिटीज़ हम स्टडी करते हैं। जो पहला तो ये पूछते हैं कि किस टाइप के वॉल्यूम्स हैं, ये स्टैटिक वॉल्यूम्स हैं। दो टाइप के वॉल्यूम्स हम स्टडी करते हैं इसमें, स्टैटिक और डायनेमिक, विच डिपेंड ऑन टाइम दैट आर डायनेमिक, और जो डिपेंड नहीं करते टाइप पे वो स्टैटिक है। और डायनेमिक का एग्जांपल है FVV1। जितने भी ये स्टैटिक जो वॉल्यूम्स हैं हम इनको मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से। तो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है मेडिकल साइंस में या MBBS के बाद PG एंट्रेंस में, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आएगा। जब मैंने कहा कि स्पायरोमीटर से करते हैं, तो कुछ ऐसे वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज़ होंगी जिनको हम स्पायरोमीटर से हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम जिनको नहीं कर सकते हैं उनको अगर याद कर लेते हैं तो वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी सबको हम स्पायरोमीटर से देख सकते हैं। तो स्पायरोमीटर फेल टू मेयर रेजिड्यूल वॉल्यूम, क्लोज्ड वॉल्यूम, FRC, CC एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो जो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो इस साल का नीट PG का भी क्वेश्चन था, वो उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, तो आपने इसमें एक सबसे कॉमन बात क्या आई है, सबसे कॉमन चीज़ आई है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जिस जिस चीज़ के अंदर है उसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब FRC को मेजर किससे करेंगे, FRC को मेजर करने के लिए हीलियम गैस डाइल्यूशन, नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड, और जो बेस्ट मेथड है वो है प्लेथिस्मोग्राफ। इससे हम मेजर कर सकते हैं। इसमें सारे वॉल्यूम या कैपेसिटीज़ की वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से। वो डायरेक्ट इस ग्राफ को दिखाते हैं। इस ग्राफ में ये पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पॉइंट आउट करते हैं। जैसे अभी मैं इसमें पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि FRC इस साल यही आया था कि ये किस तरीके के वॉल्यूम है, ये कैपेसिटी है, वॉल्यूम है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम जो है वो सिंगल आइडेंटिटी है और दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम मिलके एक कैपेसिटी बनाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ का क्वेश्चन भी आता है और डायरेक्ट वैल्यू का क्वेश्चन भी आता है। तो इसको बार बार देखना पड़ेगा, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोकेमिस्ट्री से द लाइन व्यूअर बर्ग प्लॉट फॉर इनिबिशन। हमने इससे पहले जो ग्राफ देखा है माइकल मेंटन वाला जो ग्राफ है, जिसके अंदर V मैक्सिमम है वो प्लेटू स्टेज पे आ जाता है। तो V मैक्सिमम प्लेटू स्टेज पे जो आता है, वो प्लेटू जो है वो कोई पैरेलल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वो इन्फिनाइट तक जाती है। इसलिए इसको चेंज करने के लिए, V मैक्स की वैल्यू लेके आने के लिए एक नया ग्राफ लेके आए साइंटिस्ट, वो था लाइन व्यूअर बर्ग प्लॉट्स।
इस पे हम इनिबिशन देख सकते हैं। इनिबिशन 3 तरीके का बताया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कम्पिटिटिव इनिबिशन, अनकम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। या तो ग्राफ बना होता है, हमें उसमें से पहचानना होता है कि ये कम्पिटिटिव इनिबिशन है, अनकम्पिटिटिव है या नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन है। और ये सेकेंड क्वेश्चन आता है कि के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या वी मैक्स का वैल्यू कम हो रही है या अफेक्टेड हो रहा है या अनअफेक्टेड रह रहा है। तो कम्पिटिटिव इनिबिशन में अब इसको एक सीधे तरीके से याद करने का तरीका बताता हूँ। किसी के साथ कंपटीशन है तो कंपटीशन है तो के एम बोलने में कंपटीशन, तो कंपटीशन के एम इंक्रीज हो रहा है। अब कंपटीशन में हमने उसको के एम इंक्रीज करा तो वी मैक्स जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। वी एम और अनकम्पिटिटिव जिसके कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई आदमी जिसके अंदर कंपटीशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसका के भी कम हो जाएगा और वी मैक्स भी कम हो जाएगा, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और उसका माइलेज भी कम हो जाएगा, दोनों चीज़ कम हो जाएगी, तो रिड्यूस हो जाएगा। मैं अपने याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कोई आपसे वहाँ की पूछेगा नहीं कि आपने कैसे नहीं किया, मैं तुक्का लगाने का तरीका भी नहीं बता रहा, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। सब चीज़ें याद करने का अलग अलग तरीका है, हो सकता है आप मुझसे बेटर ही याद कर रहे हो, लेकिन जो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ ये मेरे को सही लग रहा है तरीका। और नॉन कम्पिटिटिव में हम नॉन कम्पिटिटिव, देखो कम्पिटिटिव में के बताया था तो के में हम इंक्रीज़ हुआ, तो नॉन कम्पिटिटिव में हमारा अनअफेक्टेड रहेगा के। जब के हमें आगे चलना ही नहीं है, अब किलोमीटर से मैं वैसे ये माइकल्स मेंटन ये कांस्टेंट है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ के से किलोमीटर अब आगे बढ़ना ही नहीं है तो हम अपनी स्पीड कम कर दें, वी मैक्स रिड्यूस हो जाएगा, तो वी मैक्स रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ग्राफ को एक बार 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 आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ये सीधा पिक्टोरियल क्वेश्चन आता है कि ग्राफ बना आता है ये किस तरीके का इनिबिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्कुलाइटिस पे। वेस्कुलाइटिस माने इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में आर्टरी और वेन्स दोनों इन्वॉल्व रहेंगी। जो मोस्ट कॉमन इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वेसल्स, वो यूज़ करते हैं हम चैपरिल क्लासिफिकेशन। इसमें जो स्मॉल वेस्कुलाइटिस है, स्मॉल वेस्कुलाइटिस में माइक्रोस्कोपिक पेन, वैगनर और चक स्ट्रॉस सिंड्रोम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। और मीडियम साइज के अंदर हम देखें तो पेन या पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा और कावासाकी डिजीज। लार्ज वेसल में जाइंट सेल आर्ट्राइटिस और टाकायासु आर्ट्राइटिस। अब इसके अलावा इसमें क्या आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनका भी, एनका मतलब एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, इसके हिसाब से भी इसमें क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो 3 तरीके की हमारी एनका है, सी एनका, पी एनका और ए टिपिकल। C4 साइटोप्लाज्मिक एनका, इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आता है कि एंटीजन साइटोप्लाज्मिक एनका के अंदर एंटीजन कौन सा होगा। एंटीजन होगा प्रोटीनेज 3, और इसके साथ डिजीज कौन सी एसोसिएटेड है, वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस। और पी एनका, P4 पेरीन्यूक्लियर, इसका एंटीजन होगा MPO माइलोपेरोक्सीडेज। इसके साथ एसोसिएटेड डिजीज है चक स्ट्रोस और माइक्रोस्कोपिक पेन। थर्ड है एटिपिकल का एंटीजन अननोन है और इसके साथ डिजीज़ रहेगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, IBD और PSC। अब इसके अलावा जो है ग्रेनुलोमेटस कौन कौन सी डिजीज़ है और नॉन ग्रेनुलोमेटस कौन कौन सी है, उसके हिसाब से भी इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ग्रेनुलोमेटस जिनमें G आ रहा है पहले तो वैगनर, चक स्ट्रोस, जाइंट सेल, ये तीनों में ग्रेनुलोमेटस है। और चौथी है टाकायासु डिजीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी वेस्कुलाइटिस को अलग से इनके पर्टिकुलर जो की पॉइंट्स आते हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी से स्टरलाइजेशन। अभी आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मेथड। स्टरलाइजेशन में आता है कि डिसइंफेक्शन क्या होता है, एंटीसेप्सिस क्या होता है और स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन मेकिंग एन आर्टिकल फ्री ऑफ पैथोजन, नॉन पैथोजन्स इंक्लूडिंग स्पोर्स, ये पूरा स्टरलाइजेशन कहलाता है। डिसइंफेक्शन का मतलब है मेकिंग एन आर्टिकल फ्री ऑफ पैथोजन्स एंड नॉन पैथोजन्स। अब इसमें स्पोर्स नहीं हटेंगे, स्पोर्स परसिस्ट करेंगे। और एंटीसेप्सिस का मतलब है मेकिंग फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वुंड और टिश्यू को हम एंटीसेप्सिस करते हैं उसकी। तो इसके अंदर फिजिकल मेथड के अंदर हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। हीट इज 2 टाइप, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट। जो ड्राई हीट है इसके अंदर हॉट एयर ओवन, इंसिनरेशन, फ्लेमिंग और रेड हीट,
ये यूज़ करते हैं। हॉट एयर ओवन के ऊपर क्वेश्चन में आप पूछा जाता है कि टेम्परेचर कितना होता है हॉट एयर ओवन का। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर होता है 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स। और मटेरियल क्या क्या स्टरलाइज कर सकते हैं, ग्लासवेयर, लिक्विड पैराफिन, ग्रीस, डस्टिंग पाउडर्स, कॉटन स्वैप्स। और कंट्रोल क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल यूज़ करते हैं स्पोर्स ऑफ बेसिलस सबटिलिस और स्पोर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, नॉन पैथोजेनिक। मॉइस्ट हीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि किस प्रोसेस से ये स्टरलाइजेशन होता है, वो है कोगुलेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। 3 तरीके से है कि बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पाश्चराइजेशन और 800 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग या टिंडलाइजेशन, मोर देन 100 जो है ऑटोक्लेव है। अब पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क में मेथड का नाम पूछ सकते हैं या मेथड का नाम पूछ के उसके टेम्परेचर और टाइमिंग को मैचिंग के क्वेश्चन INICET इस तरीके से क्वेश्चन देता है। तो एक मेथड है फ्लैश मेथड, उसके अंदर क्या होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 सेकेंड और ब्रिंग डाउन टू 13 सेकेंड। 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 से 20 सेकेंड में पहुंचना है, उसको ब्रिंग डाउन करना है 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें कौन कौन से क्या, इसमें दैट मेथड किल कोक्सिला ब्रुनेटी और बेटर मेथड देन होल्डर। सेकंड मेथड जो है हमारा है वो होल्डर मेथड। होल्डर मेथड एक जिसमें टेम्परेचर है 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। और जो अगला पॉइंट है कि 100 डिग्री पे 100 डिग्री टिंडलाइजेशन और ऑटोक्लेव, मोर देन 100 डिग्री का था हमारा ऑटोक्लेव। बॉइलिंग या टिंडलाइजेशन, बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट, टिंडलाइजेशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 to 30 मिनट्स फॉर 3 days, डन फॉर शुगर एंड जिलेटिन कंटेनिंग सब्सटेंस। ऑटोक्लेव के अंदर जो आएगा, ऑटोक्लेव होगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स फॉर, और जो प्रेशर रहेगा वो 15 पास्कल या पाउंड स्क्वायर इंचेस PSI वो रहेगा। डन फॉर ऑल कल्चर मीडिया एक्सेप्ट LJ मीडिया। कैटगट suture आर नॉट स्टरलाइज्ड, ऑल अदर सर्जिकल suture आर स्टरलाइज्ड। स्पूटम सैंपल बिफोर डिस्कार्ड, डर्टी एप्रन्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीज़ें ऑटोक्लेव से करते हैं। कैटगट को नहीं करेंगे। LG मीडिया या LS या लोफलर सीरम स्लोप जो है डिप्थीरिया के लिए बनाते हैं, LSS उसको इससे नहीं करेंगे। कंट्रोल इसके अंदर ऑटोक्लेव में यूज़ करते हैं स्पोर ऑफ बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। इसके अलावा अगला पॉइंट है रेडिएशन। रेडिएशन देखिए 2 तरीके से, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग में गामा रेज और एक्सरेज यूज़ होता है, नॉन आयनाइजिंग में इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट यूज़ हो रहा है। जो गामा रेज और एक्सरेज यूज़ हो रही हैं इसको हम कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। ये इसमें टेम्परेचर रेज नहीं होता। किसके लिए यूज़ करते हैं, कैटगट suture और प्रीपैक सिरिंजेस के लिए। और नॉन आयनाइजिंग है, उसमें UV और इंफ्रारेड यूज़ हो रही है, इसको हम हॉट स्टरलाइजेशन कहते हैं। यूज़ फॉर OT स्टरलाइजेशन एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। ये नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट है फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर और एयर फिल्टर। जो फिल्ट्रेशन का यूज़ है, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस आर फिल्टर्ड। सीरम, वैक्सीन, इनके लिए यूज़ करते हैं सीड्स फिल्टर, SCITZ सीड्स फिल्टर। और एक हेपा फिल्टर HEPA हेपा फिल्टर यूज़ होता है। हेपा का मीन्स है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर। नीट PG में इस तरीके से ना कि फुल फॉर्म बड़ी पूछते थे, एम्बू बैग की है, हेपा फिल्टर है, तो हेपा के अंदर है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर यूज इन सर्जिकल OT एंड बायोसेफ्टी कैबिन्स। मोर देन 0.3 माइक्रोन सब्सटेंस आर ट्रैप्ड इन हेपा फिल्टर। जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, मेम्ब्रेन फिल्टर में यूज़ कर जो है इसका साइज, सब्सटेंस का साइज है 0.2 to 2 माइक्रोन, ये यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो INICET और FMG का फेवरेट टॉपिक है, वो ये है कि एक ट्यूब की फ़ोटो दे देंगे, उसमें एडिटिव पूछेंगे और टेस्ट कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमन ट्यूब जो हम यूज़ करते हैं वो है रेड ट्यूब।
रेड ट्यूब जो है ब्लड बैंक ट्यूब भी बोलते हैं इसको हम। इसमें कोई एडिटिव नहीं होता, यही एक मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमें लगता है कि कुछ ना कुछ एडिटिव होगा, तो कोई एडिटिव नहीं होता। इसका यूज़ करते हैं हम एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए, टाइप और क्रॉस मैच के लिए। एक क्वेश्चन आता है लेवेंडर के ऊपर। लेवेंडर के अंदर क्या डलता है, K2EDTA जो इसका एडिटिव होता है। हेमेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, CBC और ESR, ये सब चीज़ें इसके अंदर लेवेंडर के अंदर होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है ग्रे के ऊपर। ग्रे में होता है सोडियम फ्लोराइड, ये इसको इनिबिट करेगा ग्लाइकोलिसिस को। तो इसमें लैक्टिक एसिड और ग्लूकोज ये जो है हमारा ये चेक होता है। और एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सीरम किस में यूज़ होगा, बाकी सब में प्लाज्मा होगा, सीरम सिर्फ और सिर्फ दो ट्यूब्स के लिए यूज़ होता है, गोल्ड और रेड, इन दो ट्यूब्स के लिए सीरम यूज़ करते हैं हम। इन दो ट्यूब्स में जब सैंपल जाएगा तो जो सैम्पलिंग लगेगी वो सीरम से करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनेस्थीसिया से। ये सेमी क्लोज या मेपल्सन टाइप ऑफ सर्किट्स हैं। ये A to F सर्किट्स हैं। ये टाइप है मेपल्सन के, जिसमें से B और C अब यूज़ नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें FG जो है फ्रेश गैस है वो A, और आप F में देखेंगे तो पेशेंट के बिल्कुल नज़दीक आ गई है। A में रिजर्वायर के बाद फिर आगे ट्यूब से निकलता हुआ फिर आ रहा है, जबकि पेशेंट में F तक फ्रेश गैस बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच गई है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं मेपल्सन, स्पॉन्टेनियस के लिए A और कंट्रोल्ड के लिए D। ये आपको ये याद रखना है, ASDC, ASDC। A यूज़ करेंगे स्पॉन्टेनियस के लिए, D यूज़ करेंगे कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए। ये जो हमारा D है इस सिस्टम में, इसको बेन सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड बेन सर्किट है और मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला सर्किट है। इसमें जो इंस्पिरेटरी ट्यूब है वो इनर साइड में होगी और एक्सपिरेटरी ट्यूब है वो आउटर साइड के अंदर होगी। अब C और E को याद करने का अच्छा तरीका है, C फॉर चाइल्ड है, तो देखिए इसमें बीच में जो ट्यूबिंग है वो छोटी हो गई है, तो C बच्चा है, बच्चा जो है छोटा है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि ट्यूबिंग छोटी है। और E फॉर एम्प्टी, इसमें कोई रिजर्वायर नहीं लगा हुआ, तो E फॉर एम्प्टी, जो ई डायग्राम से हम समझ सकते हैं। E और F, जो E और F है ये पीडियाट्रिक सर्किट्स हैं, जो बेस्ट यूज होता है वो F है। इसको मॉडिफाइड E सर्किट, F सर्किट, एयर सर्किट या जैक्सन रीज सर्किट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये ऐसा टॉपिक है, इसके बिना कोई पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता। ये पेपर में नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो पेपर पूरा नहीं है या आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिया है। येलो जो है, अब चार कैटेगरीज में, येलो, रेड, वाइट और ब्लू, इन चार कैटेगरीज में इसको बांटती है। येलो में ह्यूमन और एनिमल वेस्ट या एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा, सॉइल्ड गोज बेडशीट आएंगी, लैब केमिकल वेस्ट आएगा, वैक्यूनेटर्स इसमें आएंगे, एक्सपायर्ड ड्रग्स इसके अंदर आएंगी, ये माइक्रोबायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल लैब वेस्ट है वो सारा का सारा इसमें आएगा। रेड के अंदर सिरिंजेस विदाउट नीडल, देखो वाइट में जाएगा शार्प जितनी नीडल्स हैं, ठीक है, और जितना भी ग्लास मटेरियल है या मेटल मटेरियल है वो ब्लू के अंदर जाएगा। तो जितने भी है IV बोटल्स है, डायलिसिस किट है, यूरिन बैग है, ग्लव्स है, कैथेटर है, IV सेट्स है और गोगल्स हैं, ये सारे के सारे जाएंगे रेड में। वाइट में जाएगी निडल, सिरिंज विद फिक्स निडल। ये क्वेश्चन आया था, ये जो लोग PSCs पे या सरकार इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एनक्वास या कायाकल्प जैसी स्कीम्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा स्टाफ से मोस्ट कॉमनली यही पूछा जाता है कि जो फिक्स नीडल वाली सिरिंजेस हैं वो कहाँ डालेंगे, वो डायरेक्ट वाइट के अंदर बॉक्स के अंदर डालनी है। ऐसे ही ब्लू जो है, ब्लू में ग्लास मटेरियल, ब्रोकन ग्लास और एम्प्यूल्स, लैब स्लाइड्स, सब कुछ इसमें जाएगा। जितने भी मेटेलिक जो है हमारा जो जितने भी ऑर्थोपेडिक जितने भी मेटेलिक हमारे इम्प्लांट्स हैं वो सारे इसमें जाएंगे। अब देखिए यूरिन बैग रेड में जाएगा, ब्लड बैग येलो में जाएगा, यूरिन बैग ब्लड रेड में जाएगा, ब्लड बैग येलो में जाएगा। देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक गया किसमें, रेड में, लेकिन अगर वो सॉइल्ड है, ब्लड बैग है जो इन्फेक्शन कर सकता है वो येलो में गया। वैक्यूनेटर किस में गया, हमारा रेड के अंदर गया, हमारे वैक्यूनेटर्स। मैंने पहले भी बोला था, ग्लव्स जाएंगे रेड में, एक्सपायर्ड ड्रग जाएगी येलो में,
सिरिंजेस जाएगी रेड में, सिरिंज विद निडल जाएगी वाइट में, देखो सिरिंज विद निडल, पेस मेकर जाएगा हमारा ब्लू में, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट जाएंगे ब्लू में, फोलिस जाएगा हमारा रेड के अंदर, प्लास्टिक रैपर ऑफ फोलिस। अभी ये कन्फ्यूजन है, ब्लैक यूज़ नहीं करते हैं एनक्वास, और उसके हिसाब से अब ग्रीन और येलो वेस्ट के लिए यूज़ होने लगे हैं। ग्रीन हमारा यूज़ होने लगा है जो लिक्विड वेस्ट के लिए, और ब्लू है जो हमारा जो है वो हमारा जो है ड्राई वेस्ट के लिए यूज़ होने लगा है। तो हम ब्लू में डाल सकते हैं। अगर ब्लैक ऑप्शन है, ब्लू का जो ऑप्शन आएगा वो ब्लू इसलिए कन्फ्यूजिंग रहता है कि ब्लू जो जितने भी कंटेनर है वो इसको समझता है, तो वो ब्लैक ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अब कोविड 19 के लिए याद कर लो, नाइट्राइल ग्लव्स, वीटीएम, वैक्यूटेनर्स, गोगल्स, फेस शील्ड, हैजमेट सूट, स्प्लैश प्रूफ एप्रन, प्लास्टिक जो ओवरऑल्स है, कवरऑल्स है जितने भी, ये सब जाएंगे रेड में। कौन कौन से? नाइट्राइल ग्लव्स, वीटीएम, वैक्यूटेनर्स, गोगल्स, फेस शील्ड्स, हैजमेट सूट, स्प्लैश प्रूफ एप्रन और प्लास्टिक ओवरऑल्स, ये सारा का सारा जाएगा हमारा रेड के अंदर। और अब येलो में क्या जाएगा? येलो में जाएगा मास्क, हेड कवर, शू कवर, लिनन गाउन और पेशेंट सोइल्ड टिश्यू, ये सारा का सारा जाएगा किसके अंदर? हमारा येलो में। और 1% हाइपोक्लोराइट यूज़ करेंगे, ब्लड स्पिल कहीं भी हो जाता है उसके लिए, चाहे वो कोविड हो चाहे नॉन कोविड हो। नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक सीधा सा क्वेश्चन एफएमजी के अंदर या नीट के अंदर पूछ लेते हैं कि पॉइंटर लगा के कि ओटिक एरिया कौन सा है, पल्मोनिक एरिया कौन सा है, अब्स पॉइंट कौन सा है, ट्राइकस्पिड एरिया कौन सा है, या मिट्रल एरिया और एपेक्स कौन सा है। सरफेस एनेटमी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो ओटिक एरिया सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस है, पल्मोनिक एरिया है हमारा सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, अब्स पॉइंट है थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस या लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ट्राइकस्पिड एरिया है फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, और मिट्रल एरिया या एपेक्स है फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस या मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर। ये डायरेक्ट सरफेस एनेटमी का क्वेश्चन आता है, इसमें पॉइंटर लगा होता है इस तरीके से, या डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसमें से मैच करने के लिए एरिया का नाम और वो दूसरी साइड मैच करने के लिए। ये INICT में भी आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन की मरमर, सिस्टोलिक मरमर पे ये क्वेश्चन है सारा। पहला HOCM हमारा लेते हैं, HOCM के अंदर है सिस्टोलिक मरमर है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इंटेंसिटी सिस्टोलिक मरमर की चेंज कब होती है। अगर हम पेशेंट को अमाइल नाइट्रेट दिया या फिनाइलेफ्रिन दिया तो HOCM के पेशेंट पे उसकी मरमर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम पेशेंट को अमाइल नाइट्रेट देते हैं तो HOCM पेशेंट की सिस्टोलिक मरमर इंक्रीज हो जाएगी, और फिनाइलेफ्रिन देने पर HOCM की सिस्टोलिक मरमर डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर स्क्वेटिंग पोजीशन में आ जाता है, पेशेंट स्क्वेट लगाता है, तो स्क्वेट लगाने पे क्या होगा, तो जो सिस्टोलिक मरमर है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि स्क्वेटिंग का डायरेक्ट फिनाइलेफ्रिन कैसा इफेक्ट दिखाएगी, जैसा स्क्वेटिंग दिखाती है या इरेक्ट करने पे दिखाती है, अमाइल नाइट्रेट जैसा इफेक्ट दिखाएगी। तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन भी आते हैं कि किसी पेशेंट को ये नहीं पूछेंगे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो INICT में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि फिनाइलेफ्रिन दिया पेशेंट को, HOCM पेशेंट डायग्नोसिस बता देंगे, HOCM बता देंगे, सारा कुछ बता के उसमें बताएंगे, सिस्टोलिक मरमर भी बता देंगे। उसमें ये पूछेंगे पेशेंट को अमाइल नाइट्रेट दिया तो जो इफेक्ट होगा वो किसके जैसा होगा, कि स्क्वेटिंग करने पे, इरेक्ट पोस्चर करने पे, या फिर अमाइल नाइट्रेट जैसा। तो सेम इफेक्ट जो स्क्वेटिंग पे आएगा वही फिनाइलेफ्रिन के ऊपर आएगा। इस तरीके से कई, जैसे अब ओटिक स्टेनोसिस की है माइल्ड और मॉडरेट के अंदर, जो माइल्ड टू मॉडरेट या मार्क जो है इसके अंदर बिल्कुल देखिए एक जैसा इफेक्ट है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा कि कोई अलग इफेक्ट आ रहा हो। फिनाइलेफ्रिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ओटिक स्टेनोसिस के पेशेंट के अंदर कि उसकी सिस्टोलिक मरमर रेज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब आप ये देखिए मिट्रल रिगर्जिटेशन कौन सा, प्योर या स्फीयर, जिसमें वाइडली स्प्लिट मिलेगा हमें सेकंड साउंड में S2 जो है वो मिलेगा, उसमें जैसे ही हम
अपना पोस्चर चेंज करेंगे, इरेक्ट पोस्चर में आएंगे, हमारा सिस्टोलिक मर्मर डिक्रीज हो जाएगी और स्क्वेटिंग लगाएंगे, वैसे ही हमारी जो है रेज हो जाती है सिस्टोलिक मर्मर। ये एक दूसरे के, देखो आप जितने भी है इरेक्ट पोस्चर और स्क्वेटिंग वाले हैं, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट दिखा रहे हैं, कोई भी सेम इफेक्ट किसी के अंदर ऐसा नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो इस टेबल को हमें अच्छे से बार बार पढ़ना है। तो ये हमारी फोर्थ टेबल होगी, जो हमारे पहले वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो में 3 टेबल थी। पहली थी एग्स की वीडियो, दूसरी हमारी BMW की जो इसमें है, और इसके अलावा हमारी ये थर्ड ये मरमर की वीडियो ये हो गई है। इस तरीके से हमारी एक हमारी EPS की टेबल है। EPS, कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग पे है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो रहे हैं, कितने टाइम पे हो रहे हैं, और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था। ये सारे वीडियो हम इकट्ठे करते रहेंगे। एक वीडियो ऐसा होगा कि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक उसके अंदर आएंगे। तो जैसे जैसे टाइम निकलता है हम इन पे इम्प्रूव करते रहेंगे और MCQ करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओफ्था से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस इमेज के लेके कि एक लेयर पे पॉइंटर लगा होता है, जो FMG और नीट PG में आता है, और एम्स में भी आया करता है ये क्वेश्चन INICT के अंदर, कि वो लेयर का नाम पूछते हैं। तो इसको याद करते हैं। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है वो है जहाँ से लाइट आ रही है, इसमें ये उल्टा भी दे देते हैं, जहाँ से लाइट की डायरेक्शन जरूर बताते हैं। जहाँ से लाइट आ रही है वो है फर्स्ट लेयर है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। फिर आती है हमारी नर्व फाइबर लेयर, फिर आती है गैंग्लियोनिक सेल लेयर, फिर आती है इनर प्लेक्सीफोम लेयर, नेक्स्ट इज इनर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर प्लेक्सीफोम लेयर, नेक्स्ट इज आउटर न्यूक्लियर लेयर, नेक्स्ट लेयर ऑफ रोड एंड कोन्स, नेक्स्ट लेयर इज रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, एंड नेक्स्ट इज कोरियोइड। एक क्वेश्चन आता है कि विच इज़ ओनली कैन कोज रेटिनल डिटैचमेंट, एक ड्रग कौन सी जो है वो रेटिनल डिटैचमेंट कर सकती है। वो तो पाइलोकार्पिन इज द आंसर। पाइलोकार्पिन इज द ओनली ड्रग विच कैन कोज रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट कर देगी। नेक्स्ट टॉपिक है जो इस साल हमारे नीट PG में भी आया था, वो है हमारा कैप्यूट सेकेंडम और सिफेलोहेमेटोमा। ये जो इमेज है नेक्स्ट, ये इनमें से एक आता है, एक्सरे आ जाता है, या डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कैप्यूट सेकेंडम जो है क्रॉसेस सूचर लाइन, जो डायग्राम आया था उसमें सूचर लाइन, उसमें और जो उसमें डिस्क्रिप्शन थी उसमें भी सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करा था उसने। जो सिफेलोहेमेटोमा है वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। इन्वॉल्व्स बोन या सब पेरियोस्टियल हेमरेज, उसमें था कि सब पेरियोस्टियल हेमरेज उसके अंदर लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर। फ्लक्चुएंट ऑन पेल्पेशन, ये हेमेटोमा का मैं बता रहा हूँ। नॉट सीन एट बर्थ बट कैन इंक्रीज इन साइज ओवर फर्स्ट फ्यू डेज, यही उसके अंदर था कि स्लो 3rd वीक का उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। स्लो रेजुलेशन है 3 वीक to 3 मंथ, कैन बी सीन विद नॉन डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर भी इसमें दिख सकता है। लेकिन कैप्यूट सेकेंडम जो है क्रॉस सुचर लाइन, इन्वॉल्व स्कैल्प ओनली, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग मिलेगी, सीन एट बर्थ मिलेगा, रिजोल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन 24 to 48 आवर्स, और कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस, इसकी वजह से हेमोलिटिक जॉन्डिस भी होएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इस साल नीट PG में आया था। ये जो फोटो है ये मेरी OPD की है। तो एनक्वास या कायाकल्प जितनी भी PSC CSC या GH में हुआ है तो उनकी सब OPDs में ये लगी हुई है। और जो मेडिको जॉब कर रहा है या इंटर्नशिप कर रहा है या तो वो अपनी OPD या कहीं भी ये इस तरीके की ये जो है फ़ोटो या IEC लगी हुई देखेंगे। फर्स्ट जो है हमारी फर्स्ट किट है वो यूज़ करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किट किस क्लिनिक में, तो सुरक्षा क्लिनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने चलते हैं सुरक्षा क्लिनिक, उसके अंडर ये किट्स हम अवेलेबल कराते हैं पेशेंट्स को। किट 1 जो है ग्रे किट है, ये यूरेथ्रल डिस्चार्ज, एनोरेक्टल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज। इसमें टैबलेट अजिथ्रोमाइसिन और टैबलेट सिफिक्जिम ये स्टेट देते हैं। अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम देते हैं। दूसरा है हमारा वेजिनाइटिस या वेजाइनल डिस्चार्ज, ग्रीन किट। इसमें स्केंडाजोल या प्लस टैबलेट फ्लूकोनाजोल दोनों देते हैं हम। 2 ग्राम स्केंडाजोल ओडी स्टेट डोज दे देते हैं और 1 कैप्सूल फ्लूकोनाजोल का 150 मिलीग्राम का देते हैं। थर्ड किट जो है हमारी वाइट किट है।
ये जेनाइटल अल्सर नॉन हर्पेटिक के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पेनिसिलिन यूज़ करते हैं, स्टेट IM इंजेक्शन, और अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम OD ये देते हैं। जो हमारी ब्लू किट है, फोर्थ किट, वो जेनाइटल अल्सर है नॉन हर्पेटिक, जो पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन के, उनके लिए डॉक्सीसाइक्लिन देंगे 100 मिलीग्राम BD फॉर 14 डेज, और अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम फॉर OD स्टेट। फिफ्थ रेड फॉर खतरा, दर्द होता है हर्पीज के अंदर तो लाल से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जेनाइटल अल्सर हर्पेटिक है, उनके लिए टेबलेट एसाइक्लोवीर देंगे 400 मिलीग्राम TDS फॉर 7 डेज। सिक्स्थ किट है PID के लिए, लोअर एब्डोमेन पेन के साथ पेशेंट है तो उसमें हम क्या देंगे, उसमें हम देंगे स्विग्जिम 400 मिलीग्राम OD स्टेट, मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम BD फॉर 14 डेज, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD फॉर 14 डेज। सेवन्थ किट है इंग्वाइनल ब्यूबो के लिए यूज़ करते हैं ब्लैक किट, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम BD फॉर 21 डेज और अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम फॉर OD स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है, ये स्कल की पिक्चर्स आती है कि एक्सरे आता है, इसमें पूछते हैं कि कौन कौन सी। फर्स्ट जो डायग्राम जो एक्सरे दिया हुआ है, पहले तो ये देखना होगा कि स्कल के सारे लेटरल एक्सरे आएंगे जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, तो जो लेटरल एक्सरे हमारे पास प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट एक्सरे में देख रहे हैं आप मल्टीपल टाइनी ब्लैक लीजन्स हैं, मल्टीपल टाइनी ब्लैक लीजन्स हैं जो मल्टीफोकल लाइटिक लीजन भी बोल सकते हैं। इस अपीयरेंस को हम बोलते हैं रेन ड्रॉप या पंच आउट लीजन। ये मिलेगा हमें मल्टीपल माइलोमा या लाइटिक मेटासिस में, जो फर्स्ट है। इसके बाद सेकेंड जो आप एक्सरे है, लेटरल एक्सरे है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि टाइनी ब्लैक एंड वाइट ड्रॉप्स हैं, तो इस अपीयरेंस को बोलते हैं साल्ट एंड पेपर स्कल या साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस ऑफ स्कल। ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के अंदर हमें मिलेगा। थर्ड में आप देख रहे हैं, थर्ड में आप लाइटिक लीजन है जो जियोग्राफिकली है, जो एक फिक्स लीजन दिख रहे हैं आपको, 2 3 या 4 बड़े बड़े लीजन दिख रहे हैं और आउटर टेबल और इनर टेबल में डिफरेंस दिख रहा है। तो ये सारा हमें मिलेगा इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमा में या लैंगरेंस हिस्टोसाइटोसिस के अंदर हमें मिलेगा। ये इस तरीके के लीजन को बोलते हैं जियोग्राफिकल लाइटिक लीजन। जो अब नीचे वाली रो में फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर हमें जो है गायरे बने हुए दिख रहे हैं, तो एक ट्रैम ट्रैक बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं ट्रैम ट्रैक स्कल। ये मिलेगा स्ट्रोज-वेबर सिंड्रोम के अंदर। जो सेकंड एक्सरे है नीचे वाली लाइन का, उसके अंदर है हेयर ऑन एंड या क्रू कट अपीयरेंस मिलेगा, ये मिलेगा हिमोलिटिक अनीमिया के अंदर। जो लास्ट हमारा एक्सरे लेटरल एक्सरे ऑफ स्कल है, उसमें कॉटन वूल स्पॉट दिख रहे हैं, कॉटन वूल स्पॉट मिलेगा पेजर्स डिजीज के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, वो है हमारे जितने भी क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स के टाइप्स, और ये फोटो आती है डायरेक्ट, और डायरेक्ट डायग्नोसिस पूछते हैं उसके अंदर। फर्स्ट हमारा जो है वो रोम्बोइड शेप है, यूरिक एसिड क्रिस्टल है। सेकंड हमारा जो है वो एनवेलप शेप है, जिसके अंदर ये कैल्शियम ऑक्जेलेट डाईहाइड्रेट है। मोस्ट कॉमन कौन सा पूछते हैं तो वो यही टाइप होता है, एनवेलप होता है। और ये 20 21 दोनों टाइम में नीट के अंदर क्वेश्चन आया था, कैल्शियम ऑक्जेलेट डाईहाइड्रेट और मोनोहाइड्रेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डंबल शेप है, जितने भी ये हमारे क्रिस्टल्स आ रहे हैं ये डंबल शेप है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट का है। नेक्स्ट जो हमारा कॉफिन लिड टाइप है, जिसकी कॉफिन लिड जैसा है, ये प्रोटियस इन्फेक्शन के अंदर मिलेगा, ट्रिपल फॉस्फेट स्ट्रक्चर के अंदर ये कॉफिन लिड स्ट्रक्चर है। स्ट्रूवाइड जिसको हम बोलते हैं हमारा स्टोन है वो है। जो अगला है छोटे छोटे डंबल है, ये छोटे डंबल है लेकिन राउंड शेप, ये अलग अलग राउंड है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट्स की स्टोन है। इसके बाद हमारा एप्पल थ्रोन स्टोन मिलता है, ये अमोनियम बायोरेट क्रिस्टल्स के बने होते हैं, अमोनियम बायोरेट क्रिस्टल्स के। नेक्स्ट है निडल शेप, ये हिप्योराइट क्रिस्टल्स के बने होते हैं। अब ये हमारा ये फ्लावर जैसा एक क्रिस्टल का बना हुआ है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब येलो कलर का जो स्टोन है, येलो कलर बिलरुबिन स्टोन है। अब हमारा नेक्स्ट स्टोन जो पिंक कलर का है वो टायरोसिन का बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा क्रिस्टल है वो इंडिनावीर का बना हुआ है, इस सिटी के ऊपर रेडियोलुसेंट है इंडिनावीर। इसमें अलग से क्वेश्चन आता है कि विच स्टोन इज रेडियोलुसेंट ऑन सिटी स्कैन, वो है हमारा इंडिनावीर। अब नेक्स्ट जो हमारा है ब्रोकन चिप्स जैसा बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, और जो हेक्सागोनल शेप में है ये सिस्टीन स्टोन है।
और लेमिनेटेड स्टोन है ये ल्यूसीन का स्टोन है। ये स्टोन्स की स्ट्रक्चर भी हम एक बार फिर डालेंगे क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है स्टोन का, ये हर साल आता है। इसकी हम पिक्चर इस बार डालेंगे। नेक्स्ट एक सेशन ऐसा करेंगे जिसमें सारे वो पिछले फर्स्ट वीडियो की 3 और इसमें भी हमारी 3 स्लाइड्स इकट्ठी हो गई जिनको मैं बार बार याद करना है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर एंडरसन स्कोर। INICT में इसके ऊपर एक वीडियो भी आती है और नीट और FMG के अंदर वीडियो नहीं आती, डायरेक्ट पूछते हैं। तो इसकी स्कोरिंग सिस्टम है जो 0, 1, 2 है और इसमें जो जितने चेस्ट मूवमेंट देखते हैं, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, जिफॉइड रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग और एक्सपिरेटरी ग्रंट। अगर स्कोर 0 है, 0 इंडिकेट नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, 4 to 6 मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, 7 to 10 का मतलब है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। इसमें जो पॉइंट जैसे क्विक सोफा स्कोर या कोई और स्कोर के अंदर पूछते हैं तो नीट पीजी और FMG में तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही पूछने लगे कि कौन कौन से फीचर होते हैं। तो फीचर कौन से हैं? चेस्ट मूवमेंट, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, जिफॉइड रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, एक्सपिरेटरी ग्रंट। एक बार फिर याद करते हैं, चेस्ट मूवमेंट, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, जिफॉइड रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, एक्सपिरेटरी ग्रंट। फिर स्कोरिंग का, स्कोरिंग INICT के अंदर स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मैंने बताया कि 0 इंडिकेट नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, 4 to 6 मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, 7 to 10 सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर चेस्ट मूवमेंट इक्वल है तो स्कोर 0 रहेगा, रेस्पिरेटरी लैग कर रहा है तो स्कोर 1 होगा, सीसो रेस्पिरेशन है स्कोर 2 होगा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन नहीं हो रही तो स्कोर 0, मिनिमल है तो 1, मार्क्ड है स्कोर 2, जिफॉइड रिट्रैक्शन नहीं है 0, मिनिमल है 1, मार्क्ड है 2। ऐसे नेजल फ्लेयरिंग अगर नहीं हो रही है 0 और स्कोर 1 देंगे हम जब मिनिमल है और स्कोर 2 जब मार्क्ड होगी। ये सब चीज़ें हमें वो वीडियो जो है, ये वीडियो वहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। ये मार्क्ड का मतलब जस्ट विजिबल, और इस तरीके से अब उसमें देखेंगे तो आप वीडियो को जब देखेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपिरेटरी ग्रंट अगर नहीं सुनाई दे रहा 0 है, ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप है तो स्कोर 1 है, और ऑडिबल विद ईयर है तो स्कोर 2 है। नेक्स्ट टॉपिक है मैन सिंड्रोम। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैन सिंड्रोम पे नहीं आया है क्वेश्चन। मैन सिंड्रोम मैन 1 को बोलते हैं वर्मर, मैन 2A सिपल सिंड्रोम, मैन 2B मल्टीपल म्यूकोजल न्यूरोमा सिंड्रोम। 3P है लीजन मैन 1 में, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, पेनक्रेटिक ट्यूमर, पिट्यूटरी एडिनोमा। और मैन 2 के अंदर जो है, अब पैराथायराइड से आप हाइपरप्लेजिया तो उसमें भी रहेगा, और फियोक्रोमोसाइटोमा और मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा दोनों आ जाएंगे। सेम मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा आपके मैन 2 भी चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे मार्फनॉइड जो है बॉडी हैबिटस आ जाएगा और म्यूकोजल न्यूरोमा आ जाएगा। मैन 1 इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या रहेगा इसका? पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया। प्रोलैक्टिनोमा कैन बी एसोसिएटेड विद ग्लैक्टोरिया। म्यूटेशन क्या मिलेगा इसके अंदर? म्यूटेशन मिलेगा मैन 1 में मैनिन का, जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। मैन 1 इज एसोसिएटेड विद जेडी सिंड्रोम, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इट इज़ ए गैस्ट्रिनोमा विच इंक्रीज HCl और उसकी वजह से PUD होगा। और मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिनोमा मैन 1 में जो होगा, मोस्ट कॉमन साइट फॉर गैस्ट्रिनोमा है वो ड्यूडिनम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये सब एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन वो सारे ये एक एक क्वेश्चन है। मैन 2A सिपल सिंड्रोम, म्यूटेशन इन मैन 2A एंड 2B में रेड प्रोटोनकोजिन में होगी, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 10। मोर स्वियर है मैन 2B। स्क्रीनिंग फॉर रेड प्रोटोनकोजिन रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ मैन 2B है। मैन 2B में प्रोफाइलेक्टिक थायरेक्टमी करेंगे। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया, जो लाइन बोली हुई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। मार्फनॉइड हैबिटस का मतलब है पेशेंट इज एक्सट्रीमली टोल, डबल जॉइंट मिलेंगे, एसोसिएटेड विद स्पाइन काइफोसिस या स्कोलियोसिस के साथ मिलेगा। क्रोमोसोम 15 और प्रोटीन फिब्रिलिन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और इसके अंदर एसोसिएटेड विद सुप्रा टेम्पोरल सबलेक्सेशन ऑफ आई लेंसेज। सुप्रो टेम्पोरल सबलेक्सेशन होएगा आई लेंसेज का। ये सेशन आज का यहीं ख़त्म करते हैं, और जितने भी लोगों को ये पसंद आया है वो इसको शेयर करें और
प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और डेली मैं क्विज़ डाल रहा हूँ चैनल पे, और इसकी पीडीएफ जो है वो चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें और मुझे बताएं कि इसको और कैसे अच्छा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। थैंक यू।